नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में वैसे तो कभी भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं रही है जो बदजुबान और बददिमाग हों, लेकिन इन दिनों ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए ये ज़्यादा चिंता की बात है। दाल में नमक हो ये तो अच्छी बात है, स्वाद बढ़ाता है, कई बार ज़रूरी भी होता है। हालांकि नमक बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। इसके बावजूद अगर नमक में आप दाल डाल दें तो कोई खा नहीं सकता। वही स्थिति बन रही है इस समय भारतीय राजनीति की। आप अपनी पार्टी के विरोधी नेता की बात करें, उस पार्टी की विचारधारा के बारे में बात करें और उस पार्टी के संगठन के बारे में बात करें, उसके खिलाफ बोलें, उसकी आलोचना करें, उसकी निंदा करें, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसमें एक लक्ष्मण रेखा होती है और वो लक्ष्मण रेखा किसी भी देश के लिए सही है, अपने देश के लिए भी है कि आप देश के विरोध में न चले जाएं। ऐसा करते हुए जैसे ही आप अपने विरोधी की आलोचना, निंदा, भर्त्सना करते हुए देश का विरोध करने की सीमा तक चले जाते हैं तो आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लेते हैं। इसका मतलब उसके बाद आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। देश के विरोध में बोलना कोई गंभीर बात नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि हमारे अदालतें भी इस तरह के मामलों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती हैं। ज़्यादातर, कभी कभार की बात अलग है। यहाँ तक कि जो बदजुबानी है उसको सर्वोच्च अदालत तक जो है बहुत गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। एक नेता अपने खिलाफ दिए गए बयान के विरुद्ध अदालत गए, उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप राजनीति में हैं तो चमड़ी थोड़ी मोटी कर लीजिए। सवाल यह है कितनी मोटी कर लीजिए, कहाँ तक बर्दाश्त कर लीजिए, कौन सी सीमा होनी चाहिए कि इसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में कानून बनाने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए संविधान संशोधन तक की हद तक जाने को सुप्रीम कोर्ट तैयार है, लेकिन इस तरह की चीज़ें रोकने के लिए तैयार नहीं है। केवल कभी कभार मतलब टिप्पणी हो जाती है, किसी की कोई आलोचना हो जाती है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसलिए ये सिलसिला रुकता नहीं। अब आप देखिए, अपने पड़ोस में कुछ सालों से बहुत कुछ हो रहा है। पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, फिर उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, अब इस समय नेपाल में। अब ये परिस्थिति देखकर किसी भी देशभक्त व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए कि अगर पड़ोस में इतनी अशांति रहेगी, अराजकता रहेगी, हिंसा रहेगी तो उसका असर अपने देश पर भी पड़ेगा, देश के विकास पर भी पड़ेगा। अगर पड़ोसियों के यहाँ झगड़ा होता रहेगा तो आप शांति से कैसे रह सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और विपक्ष में ऐसे लोगों की स्वीकार्यता भी बढ़ती जा रही है जो देश के विरोध में बोलने से संकोच नहीं करते। जब श्रीलंका में हुआ तब भारतीय राजनेताओं का और राजनीतिक दलों का एक वर्ग बहुत खुश हुआ कि भारत में भी हो सकता है, अगर हो जाए तो क्या मज़ा है। लोग बात करने लगे, ऐसे लोग, कि प्रधानमंत्री आवास में क्या है, राष्ट्रपति भवन में क्या है, इस तरह की बातें होने लगी। फिर बांग्लादेश में हुआ तो कुछ लोगों ने खुलकर इच्छा जता दी, कहा कि ये तो भारत में भी होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों को रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ नहीं हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। फिर अभी नेपाल में हुआ तो एक नेता हैं महाराष्ट्र के, संजय राउत। उनका अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है और उनकी पार्टी के नेता भी उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं समझते। संजय राउत को लगता है कि जितना तीखा बोलेंगे, जितना जो है कड़वा बोलेंगे और जितना भारत के विरोध में बोलेंगे उतनी पब्लिसिटी मिलेगी। वरना उनकी बात कोई गंभीरता से लेता नहीं, उनको कोई गंभीरता से सुनता नहीं और उनके पास कहने के लिए कोई गंभीर बात है भी नहीं। तो वो ऐसे ही बयान देते हैं जिससे मीडिया में चर्चा हो उनकी। कुछ लोग समर्थन में बोलेंगे, कुछ लोग विरोध में बोलेंगे, लेकिन उनकी चर्चा तो होगी। तो एक नेता जिसका कद बहुत बौना है, वो अपना कद परसेप्शन में
धारणा में बड़ा करने के लिए इस तरह के बयान देता है। और कांग्रेस में तो ऐसे लोगों की भरमार है। सबसे वयोवृद्ध नेता कांग्रेस के जो इस मामले में सबसे अव्वल हैं वो हैं मणिशंकर अय्यर। वो क्या क्या बोल चुके हैं आपको सब मालूम है, तो पुरानी बात को कोई दोहराऊंगा नहीं, नई बात है। एक पत्रकार और लेखक हैं प्रेम शंकर झा। कांग्रेस सरकारों के बड़े करीब रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसके विमोचन पर अब आप देखिए उन्होंने बुलाया किसको, मणिशंकर अय्यर को। मणिशंकर अय्यर उस विमोचन समारोह में गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को लगभग 1/3 वोट ही मिले। 2024 में बीजेपी को 36.5% वोट मिले थे। अब ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसको कांग्रेस के और भाजपा विरोधी नेता पिछले कई दशकों से चला रहे हैं, बजा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से, जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। तब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय 425 विधानसभा की सीटें हुआ करती थीं, बीजेपी को 221 सीटें मिली थी। तब ये हुआ 36 पॉइंट समथिंग मिला था भाजपा को वोट। कहा गया कि ये तो 1/3 ही मिला है, इसका मतलब ये जनादेश नहीं है, मेजॉरिटी तो इनके खिलाफ है। लेकिन यही लोग, अगर आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो ईमानदारी से हर चुनाव की बात कीजिए। आज़ादी के बाद से अब तक लोकसभा के 18 चुनाव हो चुके हैं, 2024 का चुनाव मिला। इसमें से सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी चुनाव में किसी पार्टी को मिले तो 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी को 49.1%। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मणिशंकर अय्यर और उनके साथियों के जो तर्क हैं उनके हिसाब से 50.9% लोग राजीव गांधी और कांग्रेस के खिलाफ थे 84 में भी। और कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी हो और उसको 50% या उससे ऊपर वोट मिला हो। तो इसका मतलब मेजॉरिटी तो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रही है। तब ये तर्क कहाँ था? फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और 99 में फिर बनी, तब भी ये तर्क उठाया गया कि मेजॉरिटी तो खिलाफ है इनके। लेकिन वही लोग 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तब इसकी बात नहीं करते थे कि कांग्रेस को कितने % वोट मिला। तब ये नहीं कहते थे कि मेजॉरिटी तो इनके खिलाफ है। तो इस तरह के कुतर्क जो है वो, अब दुख की बात यह है कि मेन स्ट्रीम का, मुख्य धारा का विषय बनने लगे और इसको बढ़ाने में भाजपा विरोधी जितनी ताकतें हैं वो शामिल हो गई। भाजपा विरोधी ताकतें गोलबंद हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, भाजपा की आलोचना करने लगे, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब ये भाजपा विरोध से बढ़ते हुए देश विरोध तक चले जाते हैं तब समस्या होती है। कौन सा ऐसा भारत का नागरिक होगा जो भारत के हित की सोचता होगा, वो सोचे कि भारत में भी जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, वही हो। इस तरह की कल्पना कौन कर सकता है? अपने देश की बर्बादी की कल्पना और उस कल्पना पर खुश होने का काम कौन कर सकता है? वो कम से कम देश का हितैषी तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या और ऐसे विमर्श की, ऐसे नैरेटिव का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक है, 3 लोकसभा चुनाव हो गए और मोदी को हटा नहीं पाए, भाजपा को हरा नहीं पाए। खुश हो रहे हैं कि 2024 में सीटें कम हो गई। तो एक क्रिकेट की एनालॉजी के हिसाब से आपको बताता हूं कि रन रेट घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारा बैट्समैन क्रीज पर डटा हुआ है कि नहीं। अगर हमारा सबसे मजबूत बल्लेबाज क्रीज पर डटा हुआ है तो हमें जीत की ज़्यादा चिंता नहीं होती, हमें लगता है कि जीत तो होगी ही। वही हाल है भाजपा का सबसे मजबूत नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोगों का विश्वास पात्र नेता नरेंद्र मोदी 3 बार से लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब इस तथ्य को वही नज़रअंदाज कर सकता है जो सच्चाई को नज़रअंदाज करना चाहता हो, जो कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दल कर रहे हैं। दरअसल इनकी समस्या ये है कि ये हताशा के सागर में डूबे हुए हैं। इनको अब कोई तरीका नहीं नज़र आता।
इनको लगता है कि अगर कहीं आग लगी है उस आग की चिंगारी इनके दुश्मन के घर में भी आ जाए। इसीलिए ये चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो या अभी नेपाल हो, ये जो कुछ हो रहा है ये कल्पना करते हैं, सपनों की दुनिया में शेख चिल्ली की तरह सोचते हैं कि काश ये भारत में भी हो जाए। तो उससे क्या होगा? भारत का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है भारत का नुकसान होता है तो होने दो, मोदी तो सत्ता से हट जाएगा। उनका एकमात्र लक्ष्य यही बचा है। अब उन्होंने ये मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि चुनाव में हरा नहीं सकते। तो चुनाव में हरा नहीं सकते, अगर आप मैच में अपनी विपक्षी टीम को हरा नहीं सकते तो आप मैच की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दीजिए, कहिए कि बेईमानी से जिताया गया है। वही काम इस समय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं। ये जो वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी, ये जो नारे लग रहे हैं, दरअसल इसी का परिणाम है। ये कोई अभियान नहीं है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये राजनीति को साफ सुथरा करने या जनतंत्र को मजबूत करने या जनतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को ताकत देने के लिए नहीं है। ये उनकी हताशा का आंदोलन है कि अब हमारे पास तो कोई चारा नहीं रह गया, तो हम खेल नहीं पा रहे हैं, खेल में जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम खेल को बिगाड़ेंगे, ये खेल नहीं होने देंगे। और खेल क्या नहीं होने देंगे? चुनाव की विश्वसनीयता को कायम नहीं रहने देंगे। हम चुनाव और जनादेश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे। वो तो गनीमत यह है कि कुछ राज्यों में विपक्ष की भी सरकारें हैं। अगर कांग्रेस के ज़माने जैसा ऐसा होता कि हर राज्य में और केंद्र में सिर्फ एक पार्टी की सरकार है, तब इनका क्या तर्क होता? तब इनका जो आज वोट चोरी का तर्क है शायद कुछ लोग मान भी लेते। अब आप देखिए बिहार में इन्होंने यात्रा चलाई, उसका कोई असर नहीं हुआ। 65 लाख लोग बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उसमें 3 तरह के लोग हैं, एक जिनका निधन हो चुका है, और दूसरा जो अब बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में देश के बस चुके हैं, और तीसरा जिनके मतदाता सूची में जिनका नाम एक से ज़्यादा जगहों पर है। उसके अलावा लगभग 8 करोड़ मतलब 7 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची में है। तो उनके लिए तो कोई वोट चोरी नहीं हो रही, उनके लिए तो मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में है, तो उनके लिए ये विषय क्यों है? तो 90% मतदाताओं के लिए बिहार के जो मुद्दा नहीं है उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी राजनीतिक समझ क्या है और ग्राउंड लेवल की इनकी जानकारी क्या है, ज़मीन पर क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे का कितना और कैसा असर हो रहा है, होता है या हो सकता है, इसके बारे में उनका अध्ययन कितना है, उनकी जानकारी कितनी है, ये सब आपको उनके इसी एक बयान से सामने आ जाएगा। लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। आदमी भूखा हो तो एक समय आता है कि वो भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो उसी स्थिति में भाजपा के कई विरोधी नेता और दल पहुंच चुके हैं कि कुछ भी करो, कोई मुद्दा उठाओ, ऐसा मुद्दा उठाओ कि जनादेश अविश्वसनीय हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता कम हो जाए, या वो चाहते तो ये है ख़त्म हो जाए, नहीं तो कम से कम तो हो जाए, उस पर डेंट तो लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री रहते हुए 11वें साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है, जो लोकप्रियता है, वो 70% से ऊपर है। इस देश के इतिहास में इससे पहले किसी नेता की ऐसी लोकप्रियता लगातार नहीं रही। किसी समय रही, फिर नहीं रही, लेकिन लगातार 11 साल सत्ता में रहने, बल्कि मैं कहता हूँ कि 24 साल सत्ता में रहने, 13 साल मुख्यमंत्री भी रहे और कंटिन्यूटी में रहे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बहुत साल बाद प्रधानमंत्री बने हों, लगातार। और ये सत्ता जो है वो काजल की कोठरी है। कहावत भी है, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक दाग काजल का लागे ही लागे। नरेंद्र मोदी ऐसे हैं जिन्होंने इस कहावत को झुठला दिया। काजल की कोठरी में 24 साल से हैं और एक भी दाग नहीं लगा। ये है समस्या विपक्ष की, मोदी के विरोधियों की। दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी राफेल सौदे के जरिए,
कभी पेगासस के जरिए, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए, और कभी जो है ये वोट चोरी का एक फर्जी मुद्दा उठाकर। जितने आरोप लगाए वोट चोरी के राहुल गांधी ने, जितने भी आंकड़े और तथ्य दिए, एक एक करके सब गलत साबित हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं और उनके सामने मजबूरी है। अगर इस मुद्दे को छोड़ दें तो फिर कौन सा मुद्दा उठाएं? वो जो भी मुद्दा उठाते हैं कुछ दिन के से ज़्यादा चलता नहीं। 11 साल से तो कोशिश कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं चला। अब उन्हें लगता है कि शायद ये मुद्दा चल जाए। लेकिन अगर 16 दिन जो बिहार की यात्रा पर रहे, उस ज़मीन पर क्या हो रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है, इसका वो थोड़ा सा भी आकलन करते तो इस मुद्दे की बात ही नहीं करते। तो ये जो बदजुबानी और बददिमागी है कुछ नेताओं की, वो इस देश की राजनीति का स्तर गिरा रही है। और दो बातें हैं इसमें। एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। एक सौभाग्य की बात है कि आम लोगों को ऐसे नेताओं पर विश्वास नहीं हो रहा है, उनका विश्वास जमता नहीं है, उनकी विश्वसनीयता बनती नहीं है। ये देश के जनतंत्र के लिए और देश के विकास दोनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।